डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया कि सर सेंट्रल आइडिया कौन सा आएगा। तो एक्चुअली जानते हो आपके सारे सेट्स अलग अलग बनते हैं, तो सभी में अलग अलग सेंट्रल आइडिया आपको देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन जो अब मैं सेंट्रल आइडिया आपको बताने वाला हूँ, इनको कंठस्थ कर लीजिए और सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बहुत ही कम शब्दों में हम सेंट्रल आइडिया लिखेंगे और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपको हिंदी भी बताऊंगा और इंग्लिश भी बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा, आराम से इसको देख लें। और जो सेट्स मैंने 3 डाल दिए हैं उनको जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट सेट जो है अभी जारी करने वाला हूँ मैं, तो उसको इस वीडियो के बाद में हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया डिस्कस करें। तो डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछा जाता है, किसी भी सेट में आ सकता है ये तो, लेकिन बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, इसको समझिए। तो डस्ट ऑफ स्नो का जब सेंट्रल आइडिया आएगा तो यहाँ पे हमारा जो सेंट्रल आइडिया होगा किस तरह से लिखेंगे। द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। इसका मतलब क्या है, ये पूरी लाइन जो है यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी लाइन है और सिंपल सी स्पेलिंग है। देखिए इतने तो स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए, ज़्यादा कठिन नहीं है। और जैसे जैसे आप 12th क्लास में जाओगे तो आपकी कठिनता बढ़ती जाएगी, वहाँ पे भी सेंट्रल आइडिया आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा और मुश्किल आएगा, शब्दों में हेर फेर होगा। तो यहाँ पर जो पहली लाइन है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो आपका दृष्टिकोण होता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको हिंदी में अगर समझना चाहें बहुत बेहतरीन तरीके से, तो कविता का केंद्रीय भाव किसी भी दृष्टिकोण को बदलने में छोटी छोटी बातों के महत्व को व्यक्त करता है। समझ में आया आपको। कविता का केंद्रीय भाव क्या है, किसी भी दृष्टिकोण को, यानी कि आपकी जो मानसिकता है उसको बदलने में जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहती हैं। आप कितने भी दुखी हो, आकर के आपसे कोई बोल दे यार चल आजा थोड़ा सा खेल लेते हैं या घूम लेते हैं, तो आप देखना जिस टेंशन में थे वो आप उससे बाहर निकल जाते हो। अगर उस कंडीशन से आप निकलना चाहते हो तो आपको छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना होगा। इसके बाद आगे लिखेंगे, द पोएट एप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लैक्स। स्नोफ्लैक्स मतलब होता है बर्फ के टुकड़े, विच चेंज्ड द मूड एंड सेव मैनी प्रीसियस मूवमेंट। प्रीसियस मतलब होता है बहुमूल्य और मूवमेंट्स होता है क्षण, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। तो द पोएट एप्रिसिएट, पोएट क्या करता है कि कवि जो है बर्फ के टुकड़ों की सुंदरता की सराहना करता है। ठीक है, एप्रिसिएट मतलब सराहना करना। आपको कोई अप्रिसिएशन है, आपके टीचर भी अप्रिसिएशन देते हैं, कभी कभी आपके माँ बाप भी अप्रिसिएशन देते हैं जब आप अच्छे नंबर लाते हो या किसी खेलकूद में आगे निकल जाते हो या किसी डांस कंपटीशन में या कोई भी एनुअल फंक्शन में आप परफॉर्म करते हो। तो इस तरह से आपको बहुत समझना है, अपने समझ के हिसाब से लिखना। जरूरी नहीं है कि एकदम रटो, मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया रटना नहीं है। आप जो लिखोगे, देखो एग्जामिनर से हमारी बात होती है, एग्जामिनर तो कुछ हमारे बहुत खास हैं जो आपकी कॉपीज चेक करते हैं। तो जनरली क्या बात है कि वो लोग ये नहीं देखते हैं कि बच्चे ने क्या कॉपी में वही लिखा है जो बुक में है, ऐसा नहीं है। वो देखते हैं कि बच्चे ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो आंसर दिया है वो क्या सही है, बस इतना देखते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, द पोएम अप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ स्नो फ्लैक्स, यानी कि कवि जो है बर्फ की टुकड़ों की सुंदरता की सराहना करता है। और यहाँ पर फिर आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगाकर जो अगला सेंटेंस है उसकी बात करें, विच चेंज हिज मूड एंड सेव मेनी प्रीसियस मूवमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। और जिसे उसकी मनोदशा, यानी मनोदशा यानी मानसिक चीज है ना, तो जिसने उसकी मनोदशा बदल दी और कई कीमती क्षणों को बर्बाद होने से बचा लिया। ठीक है, द पोएट अप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स विच चेंज हिज मूड एंड सेव मेनी प्रीसियस मूवमेंट फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे। इसके आगे बस एक लाइन और लिखोगे, आपका हो गया डस्ट ऑफ स्नो का कंप्लीट आंसर। समझ में आया। द क्रो सिक्स ऑफ द स्नो ऑफ डस्ट फ्रॉम द होमलेक ट्री। होमलेक ट्री जो है ना, ये विषैला होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसमें ना जहर होता है, जहर टाइप में माना जाता है। होमलेक ट्री है, सैडनेस को और डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस कविता के माध्यम से कवि ने जो होमलेक ट्री को ही जो है प्रतीत बना दिया है। बाकी जो अन्य कवि है ना, वो गुलाब का जो पेड़ है या पौधा है उसका एग्जाम्पल देंगे, सूरजमुखी का देंगे, कमल का देंगे। लेकिन इस कवि ने जो दिया है वो हेमलेट होमलेक ट्री को निकाला है। बहुत तगड़ी बात होती है, कवि की कल्पना आप परे आप सोच नहीं सकते कि दुख में भी सुख को ढूंढना, ये कवि ने ये बताया है। तो यहाँ पर जो है आपने बता दिया कि जिसने उसकी मनोदशा बदल दी और कई कीमती क्षणों को बर्बाद होने से बचा लिया। होमलेक के पेड़ से जो कौवा बर्फ की धूल झाड़ता है, देखो यहाँ पे लिखा है, द क्रो सिक्स ऑफ स्नो ऑफ डस्ट। स्नो ऑफ डस्ट मतलब बर्फ की धूल, डस्ट मतलब क्या होता है, धूल ही बोलते हैं ना हम, फ्रॉम द होमलेक ट्री। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो जिसने मनोदशा बदल दी और जो है कीमती क्षणों को बचा लिया। और होमलेक के पेड़ से कौवा बर्फ की धूल जो झाड़ता है, उसी तरह कोई अपने दिल से उदासी भी झाड़ सकता है। यानी कि आप किसी भी कठिनाई में आप सोचते हो कि मेरे नंबर कम आ जाएंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा प्रभु। मैं आपको गारंटी लिख कर दे सकता हूँ, कल का इंग्लिश का पेपर आप देना और देखना, अगर आपने मेरी बात सुनी है, हर चीज़ को सुनते हो, स्किप करते हो तो कोई मतलब नहीं है, अगर स्किप नहीं करते हो तो हर चीज़ आपको वो बताने वाला हूँ जो आपके लिए एक जड़ी बूटी का काम करने वाला है। तो आप बिल्कुल सिंपलेस्ट लिखो, आपको जो अच्छा लगता है वो लिखिए, लेकिन मीनिंगफुल लिखिए। मतलब वहां पर रामायण नहीं देनी है आपको, रामायण नहीं, केवल वर्ड्स लिखने हैं और सिंपलेस्ट वर्ड लिखने हैं, आपको जो समझ में आता है वो। अब कहानी को आप हिंदी में समझ चुके हैं, मैंने हिंदी यहाँ पे इसलिए लिखी है कि आपसे डस्ट ऑफ स्नो का अगर पूछ ले तो कवि ने क्या बोला है, इसको भी आप ये इंग्लिश नहीं भी पढ़ोगे ना तो इस हिंदी से अपने आप का अपने वर्ड्स बना लोगे।
तो यहाँ पर जो है द सेम वे वन कैन शेक ऑफ, वन कैन मतलब कोई भी जो है शेक ऑफ मतलब हटा सकता है अपने से, अपने ऊपर से झाड़ सकता है सैडनेस फ्रॉम वन हार्ट, यानी कोई भी अपने दिल से जो है अपने अंदर से गहराई से जो है उदासी को झाड़ सकता है। तो ये उसी तरह कोई भी अपने दिल से उदासी को भी झाड़ सकता है। ये हुआ सेंट्रल आइडिया कम से कम शब्दों में, और पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। एक क्या, एक तो बहुत बड़ी बात कर दी मैंने, अब मैं कह रहा हूँ 0.25, यानी कि बोलिए कि आधे नंबर या आधे से एक नंबर, 1/4 नंबर भी नहीं कटेगा अगर आप इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को इस तरह से लिखते हैं। अगले सेंट्रल आइडिया की बात करती हूँ, सारे सेट्स में सेंट्रल आइडिया जो है घुमा के पूछे जाएंगे, लेकिन मैं सारे सेंट्रल आइडिया जो बता रहा हूँ इनको पढ़ लो, और ये फिक्स है कि आएंगे, तो इसमें आपको ये दो राह तो है नहीं कि भाई आएंगे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको पहला सेंट्रल आइडिया स्क्रीनशॉट ले लो, आपको हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, डस्ट ऑफ स्नो का है ये। आते हैं नेक्स्ट फायर एंड आइस पे, बहुत सिंपल सा है, देखिए स्क्रीनशॉट आप लेके भागना चाहो तो भाग सकते हो, लेकिन अगर सुनना चाहो तो विचारों को सुन लो, काफी आपके काम आएंगी। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस, कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर को बताने की कोशिश की है। यानी कि सेंट्रल आइडिया क्या है फायर एंड आइस का, ये हमेशा एक लाइन जो लिखना है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, और जो भी पोएम का नाम आपको लिखना है वो नाम लिख देना, बस इतना, पहली लाइन तो आपको खत्म करनी है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। और जो भी पोएम का नाम है वो आप नाम लिख दोगे, जैसे कि डस्ट ऑफ स्नो का लिख रहे हो तो आप लिख दोगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वंस एटीट्यूड। इस तरह से आपको जो है एक लाइन पहले बनानी है, पहली लाइन आप बना लोगे उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम स्टार्ट सही किया है तो एंड का कोई टेंशन नहीं है। अब आपने जब शुरुआत सही कर दी है तो अंत कैसा भी होगा, जब कहते हैं ना शुरू भला तो अंत भी भला, तो वो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फायर एंड आइस की बात करें तो पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग, तो यहाँ पे लिखोगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइस इज, बस इतना लिख दोगे, द सेंट्रल आइडिया ऑफ फायर एंड आइस इज, द पोएट इज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस, कवि ने आग और बर्फ के बीच अंतर को बताने की कोशिश की है। और साथ ही साथ आगे लिख दोगे विच रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो दो अलग अलग लोगों या व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिप्रेजेंट का मतलब होता है उनको दर्शाते हैं, सीधा प्रतिनिधित्व मतलब, ये प्रतिनिधित्व हमारी हिंदी वर्ड का बिल्कुल सार्थक शब्द है, बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हो दर्शाते हैं। तो आपको हिंदी से तो मतलब नहीं है क्योंकि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, लेकिन हिंदी समझ लो। और अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाई फायर एंड आइस एंड ऑल्सो बाई आइस, तो कवि के अनुसार जो है संसार आग से भी नष्ट होगा और बर्फ से भी नष्ट होगा या हो सकता है। दस इट कैन पेरिश ट्वाइस, यानी कि इस प्रकार ये दो बार नष्ट होगा, सिंपल सी बात है भाई, एक बार फायर से होगा तो एक बार आइस से होगा, तो कवि ने तो ये कहा है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि कवि के अनुसार संसार आग से भी नष्ट हो सकता है और बर्फ से भी, इस प्रकार यह दो बार नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है दस इट कैन बी पेरिश, ठीक है, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार, वन बाई फायर। अब लाइन को हमको मान लो ज्यादा याद नहीं करना, हम क्या करेंगे, लाइन को, उसी लाइन को वापस घुमाएंगे, लेकिन एग्जामिनर समझ नहीं पाएगा कि आपने घुमाया है। वन बाई फायर एंड देन वन बाई आइस, यानी कि एक बार आग से और फिर एक बार बर्फ से, ठीक है। इसी लाइन को देखो, यही हमने आग और बर्फ की पहले भी बात करी है और आग और बर्फ की दोबारा से भी बात कर दी। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हार्टेड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, डिजायर मतलब होती है इच्छा, ठीक है, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहां पे बोला गया है कि कवि महसूस करता है कि घृणा की जो बर्फ होती है, घृणा की बर्फ का मतलब हो गया कि आइस जो कंपेयर किया इन्होंने घृणा से करा, किसी से आप घृणा करते हैं तो वो उतनी ही शक्तिशाली है, किसी से घृणा करना उतना ही शक्तिशाली है इस दुनिया में, जो इस दुनिया को पूरी तरह अंत करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाएगा, इच्छा की आग। इच्छा की मतलब आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती, आप क्या चाहते हो, आज मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो वो हो, मैं 100% अंक प्राप्त कर लूं, बस मैं कुछ भी लिख के आऊं एग्जाम में मेरे को 100% अंक दे दे, तो ये देखो ये हो गई इच्छा। तो यही चीज बोल रहा है, द पोएट फील्स दैट आइस ऑफ हार्टेड इज एज पावरफुल, यानी कि नफरत की आग जो नफरत है वो या घृणा है वो इतनी ही पावरफुल है जितनी डिजायर है। डिजायर मतलब क्या होती है, इच्छा। अब इच्छा का तो कोई अंत नहीं होता, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर करके इस पोएट के माध्यम से या इस पोएम के माध्यम से पोएट ने ना बहुत अच्छे तरह से डिस्क्राइब किया। मैंने छोटे छोटे सिंपलेस्ट शब्द में आपको लिखने का यहाँ पे प्रयास किया है ताकि आपको मैं कम से कम शब्द दूं जो आपको याद कर पाओ। और याद रखना यहाँ से जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आएंगे ही आएंगे, बस केवल आपको समझदारी से नोट करना है, कोई भी चीज रटना मत, इंग्लिश बहुत खतरनाक चीज है, रटोगे फंसोगे। एक भी इज आर और एम में भी गड़बड़ी कर दी तो सीधे नंबर कट गया, सेंटेंस ही पूरा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद आइए अगला जो आपसे पूछा जा सकता है वो होता है अमांडा, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे एंड में हम बात करने वाले हैं, मैं बताऊंगा कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सभी सेट्स में आने की सबसे ज्यादा संभावना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अमांडा का जो सेंट्रल आइडिया है बहुत ही सिंपल सा है, और देखिए द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, आप लिख सकते हो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अमांडा। मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं लिखा है कि मैं कहा कि अपने बच्चे अपने हिसाब से तो लिखेंगे ही लिखेंगे, मैं आपको उनको गाइड कर दूंगा।
क्योंकि व्हाट्सएप पे मेरे पास सुबह सुबह से लगभग लगभग नहीं भी तो 60-70 हज़ार केवल यही मैसेज आ रहे हैं। मैं शॉर्ट मैसेजेस देखता हूँ व्हाट्सएप खोल के, कभी बहुत बहुत ही कम देखता हूँ। लाइव जरूर मिलेगा मेरा व्हाट्सएप, क्योंकि वो हमारे लैपटॉप पे जो है लाइव रहता है, लैपटॉप देखने का हमेशा समय नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो है सेंट्रल आइडिया क्या है अमांडा पोएम का, रिवॉल्व अराउंड हाउ ए चाइल्ड कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाई हर मदर। अब नेग्ड का मतलब होता है नेग्लेक्ट, ठीक है, नेग्ड का नेग्लेक्ट मतलब होता है, आप नेग्लेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। नेग्ड अगर आपको है ना, नेग्लेक्ट मतलब किसी को जो है अनदेखा करना। तो कविता का केंद्रीय भाव इस बात के इर्द गिर्द घूमता है कि कैसे एक बच्चे को उसकी माँ द्वारा लगातार सताया जाता है, ठीक है। नेग्ड जो है हटा मतलब इग्नोर करना, और इग्नोर करोगे तो सताना हो जाता है। तो यहाँ पे नेग्ड जो है इस वर्ड का सार्थक अर्थ होता है सताना, ठीक है। The poetress sets lights of how a child is always monitored and questioned about her actions by her mother। अब इस चीज को बस बारीकी से समझना, ये आपके घर में लागू होती है, आपके जीवन में, प्रत्येक स्टूडेंट के जीवन में लागू होती है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने इस चीज को फेस नहीं करी। अब देखिए इसको हिंदी में समझिए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ आप अब लिख पाओगे। कवित्री इस बात पर प्रकाश डालती है, यानी कि आप इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे एक बच्चे पर हमेशा निगरानी रखी जाती है और उसकी माँ द्वारा उसके कार्यों के बारे में पूछताछ की जाती है। और जनरली तो माँ पूछेगी तो बच्चे का जो है, बेटे को तो कम उम्र के बच्चे होते हैं तब डांटती है या पूछती है, लेकिन बड़े जब बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने पापा के ही डांट से फटकार से डरते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं, माँ उन पे ज्यादा नजर रखती है ना। तो ये चीज यहाँ पे कवित्री ने इसी बात पे प्रकाश डाला है कि कैसे कोई बच्चा जो होता है उस पर हमेशा जो है निगरानी रखी जाती है, नजर रखी जाती है, और उसकी माँ द्वारा उसके कार्यों के बारे में पूछताछ भी की जाती है। तो इस अमांडा में ना यही चीज इसमें दिखाई गई है, और इसी वजह से जो है वो अपने आप को क्या करती है, अपने आप को दूर करने के लिए सपना देखती है। देयर फोर अमांडा ड्रीम्स टू गेट अवे फ्रॉम हर ट्रबल्स। ट्रबल मतलब होता है दुख, दर्द, परेशानी, ठीक है। तो इसीलिए अमांडा जो है अपनी परेशानियों से दूर होने का सपना देखती है। मेरे हिसाब से अगर आप एक बार मेरे वर्ड्स को सुनने के बाद में इसको शांति से बैठ के पढ़ते हैं, एक बार पढ़िएगा प्लीज़, केवल एक बार, बस इतनी रिक्वेस्ट है। देखो मेरा तो कुछ घिसेगा नहीं, लेकिन आपका घिस ना जाए इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एक बार शांति से, केवल मैं बताऊंगा आपको आधे घंटे के अंदर अंदर ये सेंट्रल आइडिया सारे याद होने वाले हैं। लिख के देता हूँ, एक एक चीज मैं आपको सामने स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ताकि आप हिंदी प्लस इंग्लिश इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। आइए ये टाइगर इन जू की बात करते हैं। ये टाइगर इन जू का जब हमारे पास सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा तो किस तरह से लिखेंगे। सभी का सेंट्रल आइडिया मैंने चार चार लाइनों में ही खत्म कर दिया, और इससे कम शब्द नहीं बनते हैं सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए। तो सबसे कम शब्द जो है, चुनिंदा शब्दों को मैं आपके सामने प्रकट पेश कर रहा हूं। इन दिस पोएम, यानी इस कविता में, द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट का मतलब हो गया जहां पे टाइगर सच में रहते हैं, और आपको सभी को पता है टाइगर कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं, अपने घरों में नहीं पालते हैं ना। तो और जू में तो बस मान लो टाइगर टाइगर नहीं रहा, वो तो बिल्ली बन गया ना, जो पिंजरे में बंद रखा है, आप उसको आराम से देख रहे हो। नहीं तो आपकी हिम्मत है क्या कि आप टाइगर के सामने खड़े हो जाओ, नहीं ना। तो आप समझ सकते हो, आप जो वास्तविकता में जीना मतलब कल्पना, आप अपनी अपनी उड़ान को इतना तेज करिए। आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी उड़ान जितनी भी कम होगी उतने ही नंबर कटेंगे, यानी कि कम आएंगे। कटने का मतलब ये है कि आप जितनी अपनी कल्पना को बढ़ा सकते हैं ना, उतना ही बेहतरीन आप लिख सकते हो। एग्जाम में कभी भी रटने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम जो है ना अपने प्योरली माइंड सेट से दिया जाता है। चलिए इस चीज़ों को मैं आपको जब 12वीं क्लास में जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे सामने जब आएगा समय। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इस कविता में कवि जो है चिड़ियाघर में एक बाघ की तुलना उसके वास्तविक प्राकृतिक आवास से करने की कोशिश कर रहा है। वास्तविक आवास यानी कि आपका प्राकृतिक, वास्तविक हैबिटेट मतलब आवास हो गया, नेचुरल मतलब हो गया आपका प्राकृतिक, ठीक है, और जो है रियल हो गया वास्तविक। तो इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट, मैंने हर शब्द का अर्थ लिखा है, अर्थ जरूर पढ़ना, ये अर्थ बहुत काम आने वाले हैं आपके, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में, काम आएंगे। ये हिंदी के अनुवाद जो है ना आपके काम आने वाले हैं। देखना आप इन्हीं चीजों से आंसर भी देने वाले हो, इन्हीं चीज़ों से, केवल सेंट्रल आइडिया जो दिखा रहा हूँ ना, इससे आप बहुत सारे आंसर्स, अपने बड़े क्वेश्चनों के आंसर इसी बेसिस पे लिखने वाले हो। ये मेरा वादा है, क्योंकि मैंने बच्चों को जो पढ़ाया है ना, उन बच्चों ने कहा है कि सर आपने जो बताया था, जिस हिसाब से हमने सोचा और उस हिसाब से लिख के आए, और नंबर पूछो मत, विश्वास नहीं किया उन्होंने। और जब फाइनली एग्जाम दे गए तो उन्होंने कहा कि सर मैं मतलब सोच रहा था कि मैंने तो आपके कहने से लिख दिया, नंबर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनर आदमी है, आपके जैसा मेरे जैसा इंसान ही है, और वो तभी नंबर देगा जब आप कुछ बेहतरीन लिख के आओगे, ठीक है। और उसमें आपकी सोच जुड़ी हो तो और भी अल्लाह अल्लाह कह सकते हो आप, मतलब कहते हैं माशा अल्लाह कह सकते हो। आपकी सोच अगर जुड़ जाती है किसी क्वेश्चन में तो उसको बोलते हैं माशा अल्लाह। केवल एमसीक्यू में आपकी सोच नहीं जुड़ती है, एमसीक्यू में तो डायरेक्ट आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं, खुद रिटर्न करने होते हैं, चाहे वो आर्टिकल हो, पैराग्राफ हो, या फिर एप्लीकेशन हो, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने बता दिया कि वो नेचुरल हैबिटेट से जो है एक टाइगर की तुलना की गई है, एक जू में जो टाइगर रहता है उसको नेचुरल हैबिटेट से तुलना की गई है इस कविता के माध्यम से, टाइगर इन द जू से, ठीक है। और इन ऑर्डर टू शो द
अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन एक वर्ड है जिसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, और ये वर्ड बहुत ही सिंपल है और आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में जो है देखने को मिलेगा। विरोधाभास बोलते हैं, मतलब विरोधाभास का मतलब होता है कि आपने इसको देखा उसको देखा, दोनों में एक अंतर निकाल दिया, उसको बोलते हैं विरोधाभास। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्राडिक्शन, यानी दोनों के बीच में अंतर को समझाने के लिए, पोएट शिफ्ट्स द सीन फ्रॉम द जंगल टू जू। दोनों में अंतर दिखाने के लिए पोएट ने, कवि ने क्या करा, जंगल के जानवर को कहाँ ला दिया, पिंजरे में ला दिया। तो विरोधाभास दिखाने के लिए कवि दृश्य को जो है जंगल से चिड़ियाघर में स्थानांतरित करता है, यानी वो वहां पे क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। द पोएट वॉन्ट्स टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू एनवायरमेंट्स। एनवायरमेंट मतलब होता है आपका सीधा सीधा परिवेश या फिर बोलिए वातावरण। तो पोएट क्या कहना चाहता है, यानी कि पोएट यहाँ पर जो इस कविता के माध्यम से दो परिवेश यानी दो वातावरण के माध्यम से अंतर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई एक जू में टाइगर बंद करोगे और एक जंगल में टाइगर रहेगा, दोनों में काफी अंतर है, इस चीज का यहाँ पे तुलना कर रहा है। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो आपका एनिमल से पूछा जाएगा, तो एनिमल से आपका सेंट्रल आइडिया जो बनेगा, तो यहाँ पे फिर से हम एनिमल्स के सेंट्रल आइडिया को समझते हैं। द पोएट वांट्स टू लिव अमंग एनिमल्स एंड एक्सपीरियंस ए लाइफ वेयर नो वन कंप्लेन्स एंड वेयर दे आर फ्री ऑफ साइन एंड सोरोस। तो यहाँ पे जो है कवि जानवरों के बीच रहना चाहता है और एक ऐसे जीवन का अनुभव करना चाहता है। यहाँ पे वो क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। तो ऐसे जीवन का अनुभव करना चाहता है जहाँ कोई शिकायत ना करे और जहाँ वे पापों और दुखों से मुक्त हों। मतलब कवि इस एनिमल्स कविता को क्यों लिखा है कि वो बोलता है कि एनिमल्स को कोई शिकायत नहीं होती, मानव को बहुत शिकायत होती है, तो इसी चीज को कंपेयर करने का कोशिश कर रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज नॉट टू प्रेज हाउ गुड एनिमल्स आर। तो यहाँ पे कविता के माध्यम से क्या बता रहा है कि वो सबसे महत्वपूर्ण विषय ये बोल रहा है कि कविता में कवि जो है जानवरों की प्रशंसा करने के लिए कविता नहीं लिख रहा है। ठीक है, कविता में जो है जानवरों की प्रशंसा नहीं करना, उसकी जो मानसिकता है वो उसकी प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि वो मानव के स्वभाव की, यानी कि एनिमल्स, बट वो कंपेयर क्या कर रहा है, वो ह्यूमन के नेचर का कर रहा है हाईलाइट, फ्लॉस ऑफ देयर नेचर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए वो बल्कि मानव स्वभाव की खामियों को उजागर करने के लिए मनुष्य की तुलना जानवरों से कर रहा है। उनके मतलब उनके जगह मतलब क्या हो गया, जानवरों से कर रहा है। तो यही चीज इसमें दिखाई गई। आपने ये कविता पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत तो अपने टीचर ने आपको बताया होगा, और बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप हिंदी और इंग्लिश में ढंग से पढ़िए, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और जो आपका सेंट्रल आइडिया बनेगा, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, आएंगे ही आएंगे, 7 आपके सेट हैं, 6 सेट हैं, उनमें ये एक एक जो है आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आपको जो ईजी लगता है आप 3 याद कीजिए, 4 याद कीजिए, कम से कम 4 याद कर लीजिएगा। चारों में से एक आपको लिखने को जरूर 100% मिलेगा। 100 का 2000 5000% बोलो तो भी मिलेगा। ठीक है, 4 याद करिए बेहतरीन तरीके से, 4 आपको याद करने हैं, बस केवल मात्र 4 याद करने हैं। अब जो आपको इजी लगता है वो याद करिए। द ट्रीज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, क्योंकि ये पौधों के बारे में आजकल एनवायरनमेंट में ट्री का प्रॉब्लम चल रहा है, तो ट्री का तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, उसका आगे मैं बताऊंगा और कौन सा इंपॉर्टेंट है। द पोएम द ट्रीज बाय द एंड्रिन रिच, और सभी कवियों का नाम याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सभी कवियों का नाम आपको याद रखना है। द पोएम द ट्रीज बाय एंड्रिन रिच शोज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। तो एंड्रिन रिच की कविता जो है द ट्रीज, ये मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो है संघर्ष को दिखा रही है विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यानी कि हम कहते हैं कि समाज, यानी सोसाइटी क्या होता है, समाज की वृद्धि, क्योंकि डेवलपमेंट और ग्रोथ, विकास, यहाँ पे ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया विकास और ग्रोथ मतलब हो गया वृद्धि। तो विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ह्यूमन बींग्स हैव यूज नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट एंड कॉज ए लॉट ऑफ हार्म टू इट। अब जो जैसे जैसे हमारी सामाजिक जो है समाज की वृद्धि हुई है और विकास हुई है, उसके साथ साथ मनुष्य ने अपने फायदे के लिए प्रकृति का इस्तेमाल तो किया ही किया है, और साथ ही साथ उसको बहुत ही नुकसान भी पहुंचाया है। इस कविता के माध्यम से, ट्रीज के माध्यम से ये कहा जा रहा है। और यहाँ पर आगे हम लिख देंगे, इट शोज द ऑर्डर टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट मिनरल एक्सेट्रा। और यहाँ पर जो है क्या दिखाया जा रहा है, ऑर्डर दिखाया जा रहा है किसका, फॉरेस्ट मिनरल, जो भी हम खनिज पदार्थ यूज करते हैं उसके भी चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं इस कविता के माध्यम से। तो यह वनों खनिजों आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने का क्रम भी दर्शाता है। तो ये इस कविता का छोटा सा आप जो है सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, आधे भी नहीं कटेंगे अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तो। इसके अगला जो आपका फोक बनता है, ये फोक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है आपका। तो ये दो में अंतिम जो बताया मैंने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फोक है आपका, ठीक है, और एक तो ये ट्रीज। दो तो ये आप पढ़ना ही पढ़ना, बाकी आप ऊपर वाले 2 3 और पढ़ लेना। 4 आपको मैंने याद करने को बोला है, 4 याद कर लेना, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये अंतिम है आपका। तो फोक जो है, फोक का सेंट्रल आइडिया क्या कह रहा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फोक इज दैट नेचर इज अलाइव। नेचर अलाइव मतलब है अभी प्रकृति जिंदा है। तो धुंध या बोल सकते हो कोहरा कविता या धुंध कविता का केंद्रीय भाव यह है कि प्रकृति जीवंत है, यानी कि अभी प्रकृति जीवित है, तभी आप जीवित हो, हम जीवित हैं और कोई भी जीवित है। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फोग विद दैट ऑफ कैट। यहाँ पे पोएट जो है ना, कवि जो है, वो कोहरे को यानी कि धुंध को किससे कंपेयर कर रहा है, जो है मूवमेंट ऑफ फोग विद द
कैट, यानी कि कवि जो है कोहरे की गति, मूवमेंट मतलब गति हो गई, हलचल हो गई, तो कवि जो है कोहरे की गति या हलचल की तुलना बिल्ली से करता है। अब बिल्ली से क्यों करता है आपको बताता हूँ। बिल्ली आपने सबके घर में तो बिल्ली रोजीना आती नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम द फोग कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट, यानी कि उनके अनुसार, कवि के अनुसार जो है फोग जो है, धुंध धुंध जो है, कोहरा है, वो बहुत ही शांति से एक बिल्ली की तरह आता है। ऑन इट्स लिटिल फीट, यानी कि उसके छोटे छोटे कदम, आपको पता भी नहीं चलता, आप सोए रहोगे बगल में से बिल्ली चली जाएगी, आ जाएगी, खा जाएगी, कुछ भी नहीं पता, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। मैं बोला है कि कोहरा जो है, उनके अनुसार जो कोहरा है वो चुपचाप बिल्ली की तरह आता है अपने नन्हे नन्हे पैरों पर, बिना किसी शोर के। ठीक है, इसके बाद हम अगली लाइन में लिख देंगे, आफ्टर कमिंग इट सिट्स ओवर द सिटी, यानी कि ये पूरे के पूरे जो भी जहां पे भी आता है, जिस जगह पे भी आता है, जिस सिटी में आता है, वहां पर जो है ये पूरी तरह से क्या होता है, बैठ जाता है। यानी कि आने के बाद शहर के साथ साथ कोई हलचल नहीं करती। यानी कि जब ये कोहरा आता है या धुंध आती है, तो ये शहर के साथ नहीं है, शहर में भीड़ भाड़ होती है, सब आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, लेकिन ये धुंध अपनी जगह ही रहती है और ये कोई भी मूवमेंट नहीं करती है। और फाइनली इट गोड्स अवे साइलेंटली लाइक कैट, और जिस तरह से ये चुपचाप आती है उसी तरह चुपचाप चली जाती है। कोई सोचता है ना कि अब चली जाएगी, अब चली जाएगी, तो अपने हिसाब से ही जाती है। अंत में वो बिल्ली की तरह चुपचाप चली जाती है। इसीलिए हम लास्ट में कह देंगे, हैंस द फोंग इज इंडिपेंडेंट लाइक कैट, यानी कि फोग जो है, यानी कि धुंध जो है, वो बिल्ली की तरह स्वतंत्र है, वो कभी भी आएगी और जो है आपके दूध वगैरह पी जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सिटी में आएगी, और कभी भी सिटी में, गांव में, कहीं भी आए तो आएगी और अपने हिसाब से चली जाएगी। और हैज़ पेशेंट एज वेल, मतलब ये नहीं है कि आकर के तुरंत निकल जाए, कि आधे घंटे के लिए फॉग आई और फटाफट निकल गया, ऐसा नहीं है। धुंध आएगी तो वो अपना बिल्ली की तरह तो आएगी ही, स्वतंत्र रूप से आएगी, और धैर्य के साथ भी आएगी, मतलब उसको निकलना होगा तब निकलेगी, उसकी मर्जी है, आराम से शांति रखती है, नहीं कि लोग परेशान हो रहे हो तो फटाफट भाग जाए, ऐसा नहीं है, तो धैर्य के साथ वो आती है। तो ये है आपका पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया, और इसमें से क्वेश्चन 100 नहीं, 5000% या 100,000%, 1,00,000% आप बोलो, आएगा। और इतना ही लिखना जितना मैंने आपको बताया है। एक बार शांति से बैठ के इसको पढ़िए और बाकी सारे सेट्स देखिए जो आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।